हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में नॉलीवुड जोन में। मैं हूं आपका दोस्त अनिकेत जैन। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम पॉलिटी का फुल कोर्स डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने अपना पॉलिटिकल सेटअप जमाया, कैसे इंडिया में ट्रेड डेवलप किया, कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, ये सारी चीज़ें हम समझ रहे हैं एक एक करके। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो कि जहाँ हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके। तो हमने लास्ट वीडियो में जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था सारा समझा था। ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, कैसे कैसे वो इस्टेब्लिश्ड हुए। हमने लास्ट वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भी कंप्लीट कर लिया था। ओके। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट और सारे चार्टर एक्ट एक एक करके समझेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और क्या हमको फोकस करने की ज़रूरत है, ये भी मैं बताऊंगा। मैंने आपसे ये भी बताया बोला था लास्ट वीडियो में कि हम हमारे जो कोर्स रहेगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बहुत स्टैटिक टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से और ज़्यादा वैरायटी नहीं है। इस इन टॉपिक से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले हैं इस वीडियो में। हालांकि मैं आगे चल के अलग से क्वेश्चन बैंक भी इसमें ऐड करता जाऊंगा, तो आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो चलिए हम आज देखते हैं अपना नेक्स्ट स्लाइड, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो हमने समझा था 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें कुछ कमियां थी। उसे दूर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या लेके आती है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो आता है 1761 में, आई थिंक सो। 1 मिनट, 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट लेकर आती है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बाद कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट चाहती है और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है अपनी पकड़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उसके लिए लेके आती है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट का अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत ही सिंपल है। इसके दो तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको गौर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी के कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को डिवाइड कर देती है, डिस्टिंग्विश कर देती है। ओके। तो कैसे करती है कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को ये अलग अलग, ये लाती है एक सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स ऑफ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स कौन मैनेज करता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स कौन मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, डबल गवर्नमेंट। ये जो डबल गवर्नमेंट है इसे आप 1919 के एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 होता है, उसमें एक डायरकी आती है, द्वैध शासन कहते हैं। उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है और द्वैध शासन का अलग कॉन्सेप्ट है। तो जो डबल गवर्नमेंट लेके आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये क्वेश्चन भी आता है कि किस एक्ट के थ्रू आया था, तो आपको पिट्स इंडिया एक्ट याद रखना है। ओके। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है वो सुपरवाइज करता है डायरेक्ट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है ये सारे काम करता है। और इस एक्ट की एक खासियत और है कि ऑल द टेरिटरीज बिलोंगिंग टू ईस्ट इंडिया कंपनी बिलोंग्स टू ब्रिटिश आर नोन एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। तो इस एक्ट में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट था ये, जो मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। ओके। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो हमने जैसे कि देखा पिट्स इंडिया एक्ट में इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। जो मेन इंपॉर्टेंट बात थी आपको याद रखनी है कि इसने डिस्टिंग्विश किया कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को, किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के। ओके। उसके बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इससे बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आए हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए हो जाता है ना। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और मेंस में लिखने के लिए भी आता है। तो कभी अगर आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में पूछा जाए तो आपको 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जो मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ। एक तो इसने एबॉलिश करी द एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी, इसने कंपनी की ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश कर दी। दूसरी चीज़, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन,
जो ब्रिटिश क्राउन था उसकी सॉवरेनिटी इसने एस्टेब्लिश करी। उसने मतलब ऐसा बताया कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो उसका एकाधिकार है जो टेरिटरीज़ हैं इंडिया की उस पर। ठीक है। तीसरी चीज़, इसने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इन टू इंडिया, और इंडिया आकर वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती हैं। उनका मेन मकसद था कि जो भारतीय नागरिक हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उनको एजुकेट करना, उनको और एनलाइटन करना। बट आप जानते ही हैं धर्म का प्रचार उनका मेन मोटिव था, है ना। एक रिलीजियस जील थी ब्रिटिशर्स में, जो कि इस पॉइंट से, एक्ट के इस पॉइंट से हमको देखने मिलती है। इसके अलावा उन्होंने इसके अलावा हम देखते हैं इन्होंने एक इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाने के लिए इंडिया में 1 लाख रुपीज़ का एक फंड भी प्रोवाइड किया था इस एक्ट के थ्रू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और हो गया। इसके अलावा इट ऑथराइज्ड द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सनस। जो लोग थे, जो हमारे नागरिक थे, उन पे लोकल गवर्नमेंट को इन्होंने ऑथराइज कर दिया कि वो टैक्स लगा सकते हैं। तो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। तो आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से क्या याद रखना है? एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 1813 एक्ट को और 1853 के एक्ट को अलग अलग करती है। एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, तो इसने जो ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश करी है ना, वो एक्सेप्ट टी एंड ट्रेड विथ चाइना। जो टी का ट्रेड होता था हमारे इंडिया में, वो इसमें इंक्लूड नहीं था, और जो चाइना के साथ ट्रेड होता था वो भी इसमें इंक्लूड नहीं था। तो उन्होंने जो एबॉलिश किया था ट्रेड को, मोनोपोली को, वो इसमें दो चीज़ें इंक्लूड नहीं करी थी, है ना। तो आपको चार्टर एक्ट से याद रखना है, एबॉलिश ट्रेड मोनोपोली, नॉट कंप्लीट बट एक्सेप्ट टी एंड चाइना। उसके अलावा सेकंड पॉइंट हम याद रखेंगे, asserted the sovereignty of British Crown। थर्ड पॉइंट हम याद रखेंगे, अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज। एंड फोर्थ पॉइंट 1 लाख रुपीज़ याद रखेंगे फॉर वेस्टर्न एजुकेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट हम याद रखेंगे, अथोराइज लोकल गवर्नमेंट्स टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पीपल। ओके, तो ये हम याद रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है। इस एक्ट के भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के। तो क्या होता है, इस एक्ट को हम कहते हैं एज अ फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब केंद्रीकरण। जो पूरी सत्ता होती है वो एक केंद्र की तरफ आकर्षित होती है, जो केंद्र की तरफ पूरी सत्ता का केंद्र में समाहित होना। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें जब ज़्यादा पावर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंट्रलाइजेशन कहेंगे। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने अपने हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा पावर रखने की कोशिश करी, तो उसे हम कह रहे थे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है। तो ये जो एक्ट था फाइनल स्टेप क्यों कहते हैं, कि इस एक्ट के पहले तक उन्होंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन करने की, पावर को अपने पास रखने की। बट आफ्टर दिस एक्ट हम जैसे जैसे आगे के एक्ट पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो कुछ पावर्स लोकल अथॉरिटीज़ को भी दे रहे हैं। जो लोकल प्रोविंसेस हैं, जो उनके किंग्स हैं, जो उनके शासक हैं, उन्हें ये पावर दे रहे हैं। तो हम डिसेंट्रलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आगे के, हालांकि उन्होंने इतनी ज़्यादा नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल पावर दी थी, कुछ पावर ऐसी नहीं दी थी, बट कुछ दी तो थी, कुछ उन्होंने डेवलपमेंट तो किया था उस वे में। तो इसलिए हम इसको फाइनल स्टेप कहते हैं, क्योंकि इसके बाद हम डिसेंट्रलाइजेशन देखेंगे, है ना, पावर का डेलीगेशन देखेंगे ना, इसलिए फाइनल स्टेप इसको कहा जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड बेंटेक होते हैं वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं, किस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू, है ना। इस एक्ट में एक प्रोविज़न और था कि जो प्रीवियसली लॉज बन रहे थे उन्हें हम रेगुलेशन कहते थे, बट अब जो लॉज बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एक्ट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी डेप्राइव्ड टू जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। हमें पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए कमर्शियल बॉडी आई थी, फिर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पावर भी एस्टेब्लिश करी और फिर पॉलिटिकल फंक्शन भी देखने लगी। तो धीरे धीरे करके उसके फंक्शंस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन बस इस एक्ट के थ्रू हम देखते हैं कि उससे जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी डेप्राइव्ड टू जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस एक्ट में 1333 के एक्ट में एक अटैम्प्ट भी हुआ था, ये सिर्फ अटैम्प्ट था, टू इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स।
तो सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन होता था पहले, पहले की बात है 1833 एक्ट से पहले की, मतलब इस वक्त तक भी कंपटीशन के थ्रू नहीं होता था। उनकी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके उनके जो खास लोग होते थे उनको वो अपॉइंट कर देते थे। लेकिन इसके बाद से इन्होंने इस एक्ट के थ्रू उन्होंने कोशिश की थी बट कर नहीं पाए थे। जो हम आगे के एक्ट में देखेंगे ओपन कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट में चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये लास्ट चार्टर था। ओके, इसके बाद भी बहुत सारे एक्ट आएंगे लेकिन चार्टर एक्ट की जो सीरीज़ थी उसमें लास्ट चार्टर था। ओके, तो अगर कोई आपसे पूछे कि लास्ट चार्टर कौन सा था तो 1853 का था। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो आप यहाँ भी कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमने यहाँ पे देखा था लास्ट पिट्स इंडिया एक्ट में, डिस्टिंग्विश द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। जो इसने एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट था, उसने क्या किया था, कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन को अलग अलग किया था पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन हम जो अभी पढ़ रहे हैं 1853 का एक्ट, इसने क्या किया, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग अलग किया, वो भी गवर्नर जनरल काउंसिल के। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इसके अलावा हम लास्ट स्लाइड में जो बात कर रहे थे ओपन कंपटीशन एग्जाम की, 1833 के एक्ट में कोशिश की थी लाने की उन्होंने, बट फाइनल कब आया, 1853 के एक्ट से ओपन कंपटीशन एग्जाम फॉर सिलेक्टिंग सिविल सर्वेंट्स। ये मैकॉले कमेटी की रिकमेंडेशन पे बना था, इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट नियम है, तो इसे भी आप मेंशन कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट देख, इस एक्ट में क्या हुआ था, 1853 के चार्टर एक्ट में इन्होंने एक नई बॉडी बनाई थी, एस्टेब्लिश सेपरेटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन्होंने इन्होंने इसे क्या कहा, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा। इसमें 6 मेंबर थे और इसे मिनी पार्लियामेंट भी कहते हैं ना, छोटी संसद भी कहते हैं। जो हमारी अभी पार्लियामेंट है इसकी शुरुआत हम यहीं से देखते हैं कि 6 मेंबर से स्टार्ट हुई थी। अगर हम देखते हैं कितने सारे मेंबर्स हैं, राज्यसभा में अलग है, लोकसभा में अलग है, लेकिन जो पार्लियामेंट की शुरुआत हुई थी हम इस एक्ट के थ्रू, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से देखते हैं। इसके अलावा इन्होंने इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन। मैंने भी बात किया था ना आपसे, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था 1833 के एक्ट में वो लास्ट स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन। तो अब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है तो लोकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। तो 1853 के एक्ट से देखते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें 4 आउट ऑफ 6 मेंबर क्या होते हैं, लोकली अपॉइंट होते हैं। कहाँ से, प्रोविंसेस से अपॉइंट होते हैं, जैसे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, यहाँ के गवर्नर जो हैं वो लोकली अपॉइंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। हमने क्या क्या देखा आज, पिट्स इंडिया एक्ट देखा, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 देखा, बाकी सारे चार्टर देखे, 13 का, 33 का, 53 का, सारे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग इसके जो भी अंतर थे वो भी देखे। तो हमको अब याद रखना है कि अलग अलग एक्ट में क्या फीचर्स थे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। मैंने सारे इंक्लूड करने की कोशिश करी है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने सेपरेट क्वेश्चन भी इसके लिए नहीं निकाले हैं। ओके, तो फाइनली एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की या जनरल अवेयरनेस के लिए भी अगर कुछ जानना चाहते हैं पॉलिटी का, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने का। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट नेसेसरी है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।